नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES PRT का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद का विकल्प हो। तो विशेषण के ये कौन सा भेद है? सोहम तुमसे चौगुना काम करता है। तो चौगुना जो है ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक? तो आंसर है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको अव्यय के भेद का पता लगाना है। ठीक है, धन के बिना जो है ये कौन सा अव्यय है? धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प पर चयन कीजिए जो देशज शब्द का सही विकल्प है। देशज शब्द हमें चुनना है। झंझट, फैसला, पैदावार या चेहरा? तो ये नीचे के 3 जो ऑप्शन है ये विदेशी शब्द है। झंझट जो है ये हमारा देशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हमें उस विकल्प पर चयन करना है जो वाक्य के काल का सही बताएगा। ठीक है, काल बताना है। पवन गेंद से खेल रहा है। तो संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो देखिए अभी वो खेल रहा है तो भूतकाल तो नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अभी क्योंकि वो खेल रहा है उसका पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। खेल चल रहा है उसका, खत्म नहीं हुआ है खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का भेद बताना है यहाँ पर हमको। ठीक है, उसके मौन से प्रमाणित होता है कि वह अपराधी है। संयुक्त वाक्य है ये, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? तो जो की आ जाता है शब्द ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है ये। ठीक है, किंतु अगर होता है तो वो संयुक्त वाक्य होता, की या क्योंकि होता है तो मिश्र वाक्य होता है। तो ये ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। मूर्ख बनाना, प्रचलन के विपरीत काम करना, बहुत अनुभवी होना या वश में करना? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रचलन के विपरीत काम करना। यहाँ पर सेना जो शब्द है इसका सही अर्थ बताना है हमें। तो सेना का जो पर्यायवाची है ये वाहिनी होता है, सेना आर्मी जो होती है। ठीक है, घर बैठे गंगा आना, इसका हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। झूठा दिखावा करना, अपना काम होते रहना, बिना प्रयत्न के लाभ मिलना या बहुत कंजूस होना? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। घर बैठे गंगा आना का अर्थ हो जाएगा बिना प्रयत्न के लाभ मिलना। यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो सरलता, चालाक, राष्ट्रीय या मिठास? तो इसमें जो चालाक शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बाकी सारे भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प हैं। पाप मुक्त शब्द ये किसका उदाहरण है? अधिकरण तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का, अपादान तत्पुरुष का या कर्म तत्पुरुष का? तो ये पाप मुक्त में पाप से मुक्त ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, प्रवाल और प्रवार ये शब्द युग्म है। तो इसी के अनुरूप हमें क्या है ऑप्शन चुनना है। जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वही हो रहा हो। तो प्रवाल जो होता है इसका मतलब होता है तगड़ा, स्ट्रांग है कोई बंदा। ठीक है, प्रवार का होता है सुपीरियर, जो सुपीरियर इंफीरियर में सुपीरियर आपसे श्रेष्ठ है कोई। ठीक है, तो इसमें क्या है लगभग इनका क्या है मीनिंग सिमिलर है काफ़ी, तो ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी जो हमें शब्द ढूंढना है उसमें से ऑप्शंस में से ऑप्शन ए जो है मूंगा और वस्त्र, ये हमारे सिमिलर मीनिंग वाले हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन शब्द में समास कौन सा लगेगा? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पर ये संख्या वाला होता है, ठीक है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी यौवनावस्था वगैरह रचयिता वृत्तांत। तो यहाँ पर देखिए यौवनावस्था नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, वगैरह होता है, ठीक है, वगैरह, रचयिता भी होता है, तो ये ऑप्शन पहला। युवावस्था होता है, यौवनावस्था नहीं होता है, ये 3 गलत है। वृत्तांत यहाँ पर हमारा क्या है सही हो जाएगा। वृत्तांत का मतलब होता है पुराने ज़माने की कहानियाँ बताना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। तो भेदभाव न करना, सही रास्ते पर न चलना, भेदभाव करना या जिम्मेदारी लेना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भेदभाव न करना। एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव न करना।
निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द चुनना है यहाँ पर। तो अभीष्ट का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पर गद्यांश आ गया, तो गद्यांश में हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कौन सा अवसर का समानार्थी शब्द नहीं है? अनुच्छेद के अनुसार जीवन में समय का महत्व क्यों है? ठीक है। खेल का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? अनुच्छेद का शीर्षक बताना है। और फिर बादल का बरसना व्यर्थ है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो अभी क्वेश्चन पढ़ लिए, तो अभी हम गद्यांश देखते हैं। तो कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र बनता है। तो देखिए, जब समय पर काम नहीं होगा तो वो उपहास का पात्र बनेगा, ये पूछा गया उसका। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता है तो उसका बरसना व्यर्थ है। तो ये बरसना व्यर्थ है, ये भी पूछा गया था। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अवसर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? ये नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। तो स्थिति, संभावना, मौका, अनवसर, तो अनवसर इसका समानार्थी नहीं होता। ये ऑप्शन 3 जो है ये सारे के सारे अवसर के समानार्थी शब्द हैं। अनुच्छेद के अनुसार जीवन में समय का महत्व क्यों है? समय पर किया गया काम सफल नहीं होता। समय का जीवन में महत्व कम है, समय पर किया गया काम सफल होता है। लोग समय की परवाह नहीं करते, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय पर किया गया काम सफल होता है। खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? उपहास का मतलब होता है मजाक, ठीक है। मजाक का पात्र क्यों बनता है? चिड़ियों के आने का इंतजार करता है, समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है, खेत में पानी नहीं देता है, सदैव अपना काम दूसरों पर सौंप देता है। तो जो समय पर काम नहीं करता है वो उपहास का पात्र बनता है। अनुच्छेद का उपयोग शीर्षक जो होगा वो किसान का पछतावा, चिड़िया का खेत खाना, समय का सदुपयोग। तो समय का सदुपयोग ये इसका शीर्षक हो जाएगा। बादल का बरसना व्यर्थ है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो बादल का चिड़ियों को पानी मिल जाए, गर्मी शांत हो जाए, फसल को लाभ न पहुंचे, तो यही ऑप्शन सही है इसका। फसल को लाभ नहीं पहुंचेगा तो बादल का बरसना क्या है? व्यर्थ माना गया था। तो अभी हमें इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। डी बेस्ड का सिनोनियम बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो डी बेस्ड का मतलब हो जाता है क्वालिटी जो होती है उसमें रिडक्शन आने, यानी क्वालिटी कम हो जाना। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में से करप्टेड। जब कोई चीज़ करप्ट हो जाती है इसका मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी कम हो गई है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हमें बताना है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो स्टार्टिंग में आपको लग रहा था ये काफ़ी ख़राब है, लेकिन उससे बाद में आपको फ़ायदा होने लग जाए। तो ऑप्शन देखते हैं। टू एक्ट इन अ फ्रेंजीड मैनर, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, टू शेयर अ सीक्रेट दैट वाजंट सपोज टू बी शेयर्ड। तो ये ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। तो स्टार्टिंग में आपने उसे नहीं पहचाना, लेकिन बाद में वो काफ़ी आपके फायदे की बात रही, ठीक है। यहाँ पर हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। ये इंप्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। तो अगर आपके किसी चीज़ का आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एरे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोरेशियस का यहाँ पर हमको एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो वोरेशियस का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि अगर आप वोरेशियस रीडर हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं। वोरेशियस ईटर हैं तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वोरेशियस मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसका अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो इसका एंटोनियम जो होगा, इसका अगर सिनोनियम होगा, ये एविड जो है ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, एविड हो गया, या इनसेटिएबल जो सेटिस्फाई ना हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो एंटोनियम इसका सेटिस्फाइड होगा। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को नहीं चाहेंगे, ठीक है। 4 words are given out of which 1 word is spelled incorrectly। तो इनकरेक्टली वाला हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो नोटोरिटी, पॉसिटी और पार्टीशन ये करेक्ट है। मैग्निफिसेंट ये वाला गलत है, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये CENT होगा, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। आउटसाइड द कोर्ट दे बोथ सेड दे वुड कंसीडर माउंटिंग अ केस अगेंस्ट द पुलिस फॉर डैश प्रोसिक्यूशन। तो देखिए अगर पुलिस पर केस किया जाएगा उनके प्रोसिक्यूशन के लिए तो प्रोसिक्यूशन उनका क्या होगा, खराब होगा, ठीक है। तो अगर ये मीनिंग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैलिशियस जो है ऑप्शन डी, खराब के लिए मैलिशियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसिक्यूशन उनका सही नहीं है, यानी क्या है, प्रोसिक्यूशन उनका कार्रवाई उनकी मैलिशियस है, इसीलिए उन पर क्या है, केस करने की सोच रहे हैं वो। वी केम डैश द रूम एंड डैश द स्विमिंग पूल, तो इसका ऑप्शन हमें बताना है। तो वी केम आउट ऑफ रूम एंड इनटू द स्विमिंग पूल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश नो अबाउट वेयर द सोल गोज आफ्टर द डेथ, तो देखिए जो लिटल वर्ड होते हैं ये यहाँ पर क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है, नंबर के लिए, ठीक है, क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे अमाउंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये अमाउंट के लिए यूज होता है लिटल, और फ्यू जो है ये नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अ फ्यू और फ्यू, यहाँ पर हम जानते हैं लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर अमाउंट वाला तो नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो अ फ्यू होता है, अ फ्यू और फ्यू होता है, तो फ्यू का मतलब यहाँ पर होता है नॉट मैनी, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। और अ फ्यू का हम तब यूज करते हैं जब हम सम का बता रहे हैं, यानी कुछ लोग तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखते हैं, अगर क्वेश्चन देखते हैं तो डैश नो अबाउट वेयर द सोल गोज आफ्टर द डेथ, तो यहाँ पर हम ये कहने हैं बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जिनको पता है कि सोल कहाँ आत्मा कहाँ जाती है मरने के बाद। तो यहाँ पर अगर मीनिंग देखते हैं तो फ्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एरर बताना है, ठीक है। द इंडियन एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इज द लीविंग नेक्स्ट मंथ, तो देखिए जो भी ये माउंट एवरेस्ट है इसके साथ द नहीं आएगा, इसीलिए यही वाला जो पार्ट है ये एरर इसमें है, ठीक है। तो टू द माउंट एवरेस्ट इज, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ ओनली आई डैश रिचर, देखिए जब यहाँ पर इफ आ जाता है तो आई के साथ क्या है, वर आता है, ठीक है। जो कंडीशन वाला यहाँ पर केस होता है तो वर आता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइदर ऑफ देम हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग द बॉडी हैज बीन एंटॉम्ड, तो यहाँ पर एरर बताना है, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ देम नहीं आएगा, नन ऑफ देम होगा, इसीलिए ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्टली स्पेलिंग बतानी है इसकी, तो साइमल्टेनियस की ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एंड अब यहाँ पर हमको इसका स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस ये है, द फर्स्ट रूलर ऑफ द गॉड्स वाज यूरेनस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द स्काई, इसके बाद ये किस ऑर्डर में आएंगे ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर देखते हैं तो फर्स्ट के लिए दो ऑप्शन है, आर है, दो में आर आ रहा है, दो में पी आ रहा है, तो हमको बाकी ऑप्शन नहीं देखने हैं, आर और पी लगा के देख लेते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ गॉड्स वाज यूरेनस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्काई, इसके बाद अगर मैं आर देखता हूँ, गाया हेटेड हिम फॉर दिस, देख किस बात के लिए हेट कर रही है, ऐसा कोई यहाँ पर बताया नहीं गया है पहली लाइन में, ठीक है। तो इसीलिए आर वाला ऑप्शन तो पहले में नहीं आएगा, इसीलिए आर वाले जो दोनों ऑप्शन है हमारे गलत हो गए। तो इससे क्लियर हो जाता है कि पहला जो है वो पी आने वाला है। द फर्स्ट रूलर ऑफ गॉड्स वाज यूरेनस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्काई, ही वाज मैरिड टू गाया द गॉडेस ऑफ अर्थ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखते हैं पी वाले के बाद लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, पी के बाद एस आएगा या फिर आर आएगा। तो पी के बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर ही वॉज मैरिड टू गाया द गॉडेस ऑफ अर्थ, अगर आर को देखते हैं तो गाया हेटेड हिम फॉर दिस, अब उन्होंने शादी कर ली, इसके लिए कोई हेट तो करेगा नहीं, इसीलिए आर वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड से ही हम ये डी वाला भी हटा देंगे, तो जो ये वाला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी के बाद क्या है, एस आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, तो आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी एस क्यू आर, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इन हिज हैंड ही प्रोड्यूस अ स्वॉन स्क्रोल डिपिक्टिंग द सेवरल पिक्टोग्राम्स एंड डैश पैसेज, तो देखिए वॉन स्क्रोल जो है, तो पुराने ज़माने में क्या है, पेपर नहीं होता था तो कपड़े पे ऐसे लिख देते थे और इसको ऐसे रोल कर दिया जाता था, ठीक है। मूवीज़ में देखा होगा उन्होंने अपने पुरानी वाली में, तो इसको रोल करके ऐसे बांध देते थे, ठीक है। तो उसको उन्होंने खोला तो उसमें क्या है, पिक्टोग्राम्स है और पैसेज है, तो जो लिखा होगा वो पुराने ज़माने का होगा, इसलिए यहाँ पर जो पैसेज के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाएगा वो आर्काइक होगा, आर्काइक यानी पुराने ज़माने का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, ईडियम जिसका मीनिंग टू कीप क्वाइट या टू से नथिंग हो,
तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो मम्स द वर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मम्स द वर्ड का मतलब टू कीप क्वाइट या टू से नथिंग। अभी यहाँ पर इंग्लिश का यहाँ पर पैसेज आ गया हमारा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो प्रेडिक्ट का सिमिलर मीनिंग हमें बताना होगा। विच पैराग्राफ लिस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन कौन से पैराग्राफ में है ये पता करना होगा। रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, which of the following is not supported by the evidence? Cynthia Leifer recommends the people change should be that people should follow COVID-19 guidelines even through a large number of people are vaccinated. According to Leifer, no one can predict। ठीक है, तो इसको पढ़ के पता चल जाएगा। ये तो फुली वैक्सीनेटेड का यहाँ पर हमें ये बताना है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साइजेबल शब्द का हमको क्या बताना होगा, सिनोनियम बताना होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं साइज, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया हमारे। तो एज अ पार्ट ऑफ इट्स यहाँ से हाउ सेफ इज इट टू फॉर वैक्सीनेटेड पीपल टू गेट टुगेदर, इसके ऊपर है ये। एज अ पार्ट ऑफ इट्स इंटरिम रिकमेंडेशन दिस रिकमेंडेशन आर नॉट फॉलोड एनीमोर। तो ये रिकमेंडेशन वाला जो है ये हमारा पैरा 1 में ही आ गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल सेज दैट द पीपल हु आर फुली वैक्सीनेटेड कैन मिक्स with small groups of other fully vaccinated people indoors without mask or social distancing. The agency also says that the fully vaccinated can meet with unvaccinated people from a single household who are at low risk of developing severe forms of disease. No mask or distancing required. ठीक है। Still the decision on vaccinated people to mix involves mental calculus, says Schwartzberg. We should take into account how likely anyone is to be exposed to the SARS-CoV-2 virus, vaccinated or not, because there is a still small chance even vaccinated person could become infected or they could infect an unvaccinated person. As time goes, when more people are vaccinated and the number of infected individuals continues to drop, mass is the gathering among the vaccinated people will be a safe one and will continue to get safer. To be on the safe side, Cynthia Leifer, associated professor of immunology at Cornell University, तो इसके बारे में यहाँ पर था ऑप्शन में। We should still practice distancing measure as much as we can in the short term until we get a broader distribution of the vaccine and greater immunity. She recommends people to continue follow the guidelines for avoiding large groups, wearing masks and staying at least 6 feet apart. It also not known how effective the vaccine will be against the new variants, including ones that haven't been discovered yet. The more that the COVID is circulating, अब देखिए सारा पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। Circulating right now, the more potential there is a variant to arise. Leifer says that we can't predict. Predict के बारे में पूछा गया था। When a new variant might arise, that is perhaps not covering by the vaccine. No vaccine which is not yet approved for use of showed of sizable drop in efficacy. तो sizable का भी meaning पूछा गया था। From 49.4% against a variant that originated in South Africa but has since spread internationally. Pfizer and Moderna are still testing how well its vaccine work against a more contagious variant first discovered in the UK. तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। प्रेडिक्ट का देखिए यहाँ पर सिमिलर मीनिंग पैरा 6 में जैसे बता रखा था वो बताना है। तो अनाउंस, रिवील, फोरकास्ट या इंडिकेट, तो फोरकास्ट प्रेडिक्ट का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। रिकमेंडेशन हमारी पैरा 1 में थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरा 1 ये वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द पैसेज, तो पैसेज में इसमें से क्या नहीं बताया ये बताना है, ठीक है। सिंथिया लाइफर रिकमेंड्स दैट द पीपल शुड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइन इवन थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड, तो इसके बारे में बात हुई थी। अकॉर्डिंग टू लाइफर नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हेन अ न्यू वेरिएंट माइट अराइज, तो ये भी बात हुई है इसमें। नोवावैक्स वैक्सीन हैज शोन कंसिडरेबल ड्रॉप इन एफिकेसी, तो ये भी इसमें बता रखा था। एफिकेसी में ड्रॉप जो आया था, साइजेबल ड्रॉप लिखा था वहाँ पे। देयर विल बी नो नीड टू वियर मास्क, तो नो नीड टू वियर मास्क ऐसी कोई बात इसमें नहीं बता रखी है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विल कंटिन्यू टिल पीपल आर फुली वैक्सीनेटेड, तो देखिए यहाँ पर जो फुली है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो फुल्ली जो है वैक्सीनेटेड के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये क्या है, वैक्सीनेटेड एक वर्ब है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। साइजेबल का मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्टेबल, एक्सटेंसिव, सब्सटेंशियल या वूपिंग, तो ये साइजेबल का मतलब होता है सब्सटेंशियल, ठीक है। सब्सटेंशियल का मतलब है जिसकी
अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है, अच्छे खासे अमाउंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, तो इसका हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर फ्लावर्स, तो एनिमल्स के बाहर ये फ्लावर्स का ये गोला बन जाएगा। अभी कंक्लूजन देखते हैं। ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स पहला जो है, तो ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो करेक्ट है। दूसरा वाला देखते हैं। सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, तो नॉट जब तक हमारे स्टेटमेंट में नॉट की बात ना हो तब तक कंक्लूजन में नॉट वाला गलत हो जाएगा, तो ये दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018 विल बी सेम फॉर द ईयर, तो देखिए 2018 का जो कैलेंडर है, तो कैलेंडर रिपीट करते हैं हमारे, ठीक है, कैलेंडर रिपीट करते हैं। तो इसका ऐसे फॉर्मूला रहता है, अगर लीप ईयर है तो वो 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर लीप ईयर जैसे कि अगर मैं 2016 मान लेता हूँ, ठीक है, तो लीप ईयर में अगर मैं 1 प्लस कर देता हूँ यानी कि 2017 हो गया, तो ये हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर लीप ईयर में 2 या 3 ऐड करते हैं यानी कि 2018 हो गया या 2019 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 28 और 6 और 11, तो ये 2018 इस वाली कैटेगरी में आ रहा, तो ये क्या होगा, इसमें 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2029, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 11 AM, तो 11 AM पर हमारी जो है, अब यहाँ पे जो घड़ी होती है उसमें जो घंटे वाली सुई होती है और मिनट वाली, उनके बीच में एंगल क्या होगा, 11 बजे, तो ये हमको पता करना है। तो इसके लिए फार्मूला यूज होता है 11m/2, ठीक है, इक्वल टू 30h ± थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर m में मिनट डालते हैं, h में क्या डाल देते हैं, h में जो आ रहे हैं, यहाँ पे तो मिनट हमारे 0 है, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और h की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि अगर ये यहाँ पे देखिए 330 आ रहा है, तो अगर ये यहाँ पर इसको उधर भेजेंगे, ठीक है, प्लस माइनस का मतलब होता है थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर ये यहाँ पे प्लस आ रही है तो इसे इधर भेज देंगे या उसे इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर थीटा इस साइड आएगा, तो जिस तरीके से थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करना है हमें। तो यहाँ पर इसको मैं माइनस मान लूँगा, अगर ये माइनस में आ रहा होता तो उसको प्लस मान लेते, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ रही है 330। अब देखिए 330 यहाँ पे आंसर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। देखिए अगर यहाँ पर ऐसे करके अगर देखते हैं तो ये वाला एंगल 90 बन रहा है, लेकिन पीछे से देंगे तो 270 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 330 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने ये वाला एंगल निकाला है ऐसे करके, ये पीछे वाला एंगल निकाल लिया है, ठीक है। तो पीछे वाला पता चल गया, तो ये वाला निकालना मुश्किल नहीं है। 360 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 236, तो 236 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए एक और नंबर मान लेंगे x। तो इसमें क्या होता है, साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू एक दूसरे के रख देते हैं। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 6, 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 3 3 9 इसका आंसर हो जाएगा। अम्बूज एज इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रनेश, तो अम्बू और ये प्रनेश, इनकी एज क्या है, अभी प्रेजेंट एज दे रखी है तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ट्वाइस है तो इसका डबल है इसका। 3 years अगो, 3 साल पहले इनकी एज क्या थी, 3 टाइम्स थी, तो इसकी 3 टाइम्स थी। हिज एज वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ प्रनेश, इसकी 3 टाइम्स थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस होता है एजेस का वो हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर 1 साल का अंतर है, यहाँ पर 2 साल का अंतर है, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 2, और इसको सेम लिख देंगे यहाँ पे 3 1, ठीक है। तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 4 2 और ये 3 1, तो ये प्रेजेंट एज है, ये 3 साल पहले की एज है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर अगर हम आते हैं तो 1 साल का अंतर है, ठीक है, 4 और 3 में 1 साल का अंतर है, असली में क्या है 3 साल का अंतर है। यानी कि मतलब क्या हुआ, ये हमने रेशियो में निकाला था, तो रेशियो से अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो 3 से 1 की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब असली वैल्यू आने वाली है। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है अम्बू की, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो 4 है इसको मुझे क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है।
साइन एक्स की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो साइन एक्स यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस क्या है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक एक्स जो होता है ये 1/sin x होता है, तो कोसेक एक्स हो जाएगा 1/sin x, यानी कि इसका उल्टा 5/4। ठीक है, अब cot x जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 3 और परपेंडिकुलर हमारा 4 है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/4 प्लस 3/4, तो ये 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर। कपिल इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ विमल इन अ क्लास ऑफ 39। तो देखिए जब रैंक की बात होती है तो जितने लोग होते हैं उसमें एक प्लस करके रैंक हो जाती है, तो रैंक टोटल कितनी होगी 40 हो जाएंगी। ठीक है, 39 + 1 40 हो जाएगी। ठीक है, टोटल रैंक्स 40 है, तो यहाँ पर देखिए कपिल की रैंक 7 आगे है विमल से। ठीक है, इफ द रैंक ऑफ विमल इज 17 फ्रॉम लास्ट, तो विमल की रैंक पीछे से क्या यहाँ से देख रहे हैं तो 17 है। ठीक है, विमल की, अब कपिल की क्या है 7 रैंक्स आगे है, तो कपिल यहाँ पे है, तो इसके बीच में क्या 7 रैंक्स का अंतर है। ठीक है, तो कपिल की यहाँ पे रैंक पूछी जा रही है स्टार्टिंग से, तो यहाँ से कितनी रैंक होगी इसकी, तो 17 और 7 हो गए, ये 24 हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, 7 3 24। ठीक है, ये 24 हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो इधर कितना बचेगा 40 में से माइनस करेंगे तो ये 16 बचेगा। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, कपिल जो है स्टार्टिंग से 16th रैंक होगी, तो आंसर हमारा 16 हो जाएगा इसका। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड से। इंट्रोड्यूसिंग गोपाल टू हर फ्रेंड सीता सेड, तो सीता बोल रही है गोपाल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने फ्रेंड को, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर यानी कि गोपाल के ब्रदर। ठीक है, ब्रदर को प्लस से हम वो कर रहे हैं, गोपाल के ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर, इनके जो फादर हैं, इनके जो फादर हैं, ठीक है, ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब माई किसके, सीता बोल रही है, तो सीता के ग्रैंडफादर के ओनली सन, तो किसी का ग्रैंडफादर का ओनली सन क्या है, उनके फादर होते हैं, यानी कि क्या है, इनके जो फादर, हिज ब्रदर्स फादर, गोपाल के ब्रदर का जो फादर है वो क्या है, सीता के ग्रैंडफादर के ओनली सन है, यानी सीता के भी फादर हैं। इससे क्या हुआ कि ये जो है सीता जो है इनकी सिस्टर है, ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं गोपाल का रिलेशन सीता से क्या है। ठीक है, तो गोपाल कैसे क्या है, इनके ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोपाल सीता के उनकी सिस्टर हो गए, तो ये ब्रदर हो जाएंगे। सेम ये लाइन होती है, ये सेम जनरेशन बताती है, ऊपर जब जाते हैं तो जनरेशन अलग हो जाती है। 2 numbers are such that the sum of their squares is 169, तो 2 नंबर xy मान लेते हैं, तो उनके स्क्वायर का सम हमें दे रखा है 169 और उनका सम दे रखा है 17, x + y दे रखा है 17। तो प्रोडक्ट निकालना है इनके नंबर का, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, तो x² + y² ये दे रखा है 169, तो 2xy हो जाएगा, ये 169 इसमें से माइनस कर देंगे, 289 में से 169 माइनस होता है तो आएगा ये 120। ठीक है, तो 2xy आ रहा है 120, तो xy हमें निकालना है, वो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करके 60 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1.23 बार माइनस 0. इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 + 0.23 बार। ठीक है, तो 0.23 बार जो है उसको लिखेंगे हम, 0.23 क्या होता है 23/100 होता है, तो जब बार लग जाता है तो नीचे वाले में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 23/99। सिमिलरली ये हो जाएगा 86/99 और ये आ जाएगा हमारा 29/99। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से पहले। तो देखिए इन दोनों को ऐड करके
86 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 29 और 23 क्या हो जाएंगे, 3 2 12 1 52, ये 52 हो जाएंगे। 86 में से 52 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गए 4, ये 3 34 आएगा। अब 34 ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 34 अपॉन 99। तो 99 की एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएंगे 5, 9 में से 3 गए 6, तो 65 अपॉन 99 आ जाएगा ये यहाँ पे। तो देखिए जिस तरह इसको हम 23 अपॉन 99 लिख सकते हैं, उसी तरह 65 अपॉन 99 को भी हम क्या है बार के फॉर्म में आंसर दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं 0.65 बार, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 0.65 बार। द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3/2 एंड 3/8 इज, तो देखिए 3/2 3/8 थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो अगले टर्म को x मान लेंगे, ठीक है। तो पहले मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट कर देंगे उनका, ठीक है। ये क्या है मीन प्रोपोर्शन निकल रहा है, तो ये क्या 3 दोनों में से निकलेगा बाहर और 8 2 16, तो ये 4 आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन 3/4 आ गया। अभी हमें क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये क्या होता है ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ठीक है। तो ये जो x है इसकी वैल्यू थर्ड, अगर ये प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो x की टर्म जो होगी वो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो इसमें जो बीच वाली टर्म है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 3/8 इंटू 3/8, और इसको इक्वल रख देते हैं हम साइड वाली टर्म्स के मल्टीप्लाई के, तो 3/2 इंटू एक्स। अब इससे जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 से ये कटा, 2 से ये कटा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/32 आ जाएगी। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन ये आ गया और मीन प्रोपोर्शन ये आ गया। पूछा क्या डिफरेंस पूछा है, तो देखिए सीधी सी बात है, ये 3/4 बड़ा होगा तो 3/4 में से 3/32 माइनस कर देंगे, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 अपॉन 32। तो 24 माइनस 3 हो जाएगा 21 अपॉन 32। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर HCF इज 20, देयर LCM। तो जो रेशियो दे रखा है और HCF भी दे रखा है, तो असली जो नंबर हो जाएंगे उनको उनके रेशियो से उनके HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे वो नंबर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये असली नंबर हो जाएंगे हमारे 60 और ये 5 है, ठीक है। तो 5 का 20 से मल्टीप्लाई ये 100 हो जाएगा। तो 60 और 100 का अगर एलसीएम निकालना है तो इसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और 60 से कटना चाहिए वो। तो 60 का 100 बन जाए 100, 60 नहीं कट रहा है, 200 300, तो ये 300 जो है वो हमारा 60 से कट जाता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। मिस्टर किरण सोल्ड बस फॉर ₹18,700 एट अ लॉस ऑफ 15%। तो 15% लॉस पर बेचा है, यानी कि 85% वैल्यू पे बेचा है। 85% की वैल्यू हमारी कितनी है 18,700, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 15%। अब 15% का प्रॉफिट हमें चाहिए तो हमें कितने पे बेचना होगा 115% पे बेचना होगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 115% की वैल्यू हमको निकालनी है। 85 होता है 17 5 जा, तो इसको हम देखिए यहाँ पे 17 से ही कट भी रहा है तो 17 से ही काट लेंगे इसे। तो ये 5% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, ठीक है। 5% की वैल्यू 1100 आ गई हमारी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल सकते हैं डबल करके 2200, एक जीरो से ये एक जीरो कटा तो 220, तो 1% की वैल्यू 220 आ गई। तो 220 का मल्टीप्लाई अगर करा जाए 115 से तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो ये जीरो को बाद में लगा देंगे पीछे, 22 से कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 230 और इधर 230, तो ये हो जाएगा 2530 और ये जीरो वाला एक यहाँ लगा देंगे, ये 25300, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स आर 36 एंड 144। तो HCF दे रखे हैं 36 और LCM दे रखा है
144, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना तो नंबर निकालने पड़ेंगे। तो पहला नंबर जो हो जाएगा, पहला HCF जो दिया होता है तो वो उसी के रेशियो में आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर को 36x मान लेंगे और दूसरे नंबर को मान लेंगे 36y। अब 36 क्यों ले रखा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। और ये x और y होंगे ये को प्राइम होंगे, यानी कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए HCF और LCM का मल्टीप्लाई हमारा क्या है, दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों नंबर जो हैं उनका मल्टीप्लाई ये 36x इंटू 36y, नंबर का मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM होता है। तो HCF हमारा 36 दे रखा है, LCM 144 दे रखा है, ठीक है। तो ये 36 से ये एक 36 कट जाएगा। अब ये 12 का स्क्वायर है तो ये 12 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा और ये 3 से ये 4 बार कटेगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ठीक है। अब देखिए मैंने बता दिया को प्राइम होते हैं, यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो एक्स वाई की वैल्यू देखिए ये हो सकती है, या तो 1 4 होगी या 4 1 होगी या फिर 2 2 होगी। तो ये 2 2 नहीं हो सकती है, 1 4 ही होगी इनकी वैल्यू, ठीक है। या तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, या ये 4 होगा, ये 1 होगा। दोनों केस में एक नंबर 36 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा 36 का, तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर 36, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ 4 रख दो, या यहाँ 4 रख दो, यहाँ 1 रख दो, ठीक है। तो एक 36 दूसरा 144, तो दोनों के रेसिप्रोकल का यहाँ पर सम चाहिए। तो 1/36 प्लस 1/144। तो देखिए ये 36 से 4 से मल्टीप्लाई करा था तब ये 144 आया था। तो इसका अगर LCM 144 देखते हैं तो 36 के ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 5/144 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। Efficiency of A, B and C are in the ratio 3:4:7. Together they can complete a work in 18 days. How many days will C alone complete the work? तो देखिए efficiency टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है efficiency इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने दिन में वो काम खत्म होता है। तो यहाँ पर efficiency, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो है सबके दे रखे हैं 18। तो जो एफिशिएंसी होगी वो भी सबकी ही लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सबको ऐड कर देंगे 3 4 7, यानी कि 3 और 7 10 और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 इंटू 18 ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी कितने दिन में काम कर पाएगा। तो सी जो काम कर पाएगा तो उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे। तो सी के नंबर ऑफ डेज चाहिए, नंबर ऑफ डेज। तो उसकी नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो ये है ही है, एफिशिएंसी क्या है हमें सी की चाहिए। तो सी का यहाँ पे नीचे लिख देंगे एफिशिएंसी। सी का क्या है ABC, यानी 7 हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा और 18 2 जा 36, ये इसका करेक्ट आंसर है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14400 फॉर 2 years इज 51.84। तो देखिए डिफरेंस दे रखा हो जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो भी ये फॉर्मूला यूज करना होता है आपको, P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल की पावर T होता है, यहाँ पर 2 साल दे रखा है इसीलिए यहाँ पर ये क्या है 2 आ जाएगा, यहाँ पे T की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हमको 51.84 दे रखा है डिफरेंस। P दे रखा है 14400, ठीक है। R का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ये वाले 2 0 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5184 डिवाइड बाय 144। तो 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 से ये काट के देखते हैं। 12 12 चौक 48, 4 38, तो 12 3 36, 24, तो 12 दूनी 24, ठीक है। ये 12 बार कट गया, दोबारा काट के देखते हैं। तो 12 3 36, 4 और 3 12 6 72, ठीक है। तो R स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो रेट हमारा 6% हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना है। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन ऑफ जीपी
तो ये जीपी दे रखी है, 3 स्क्वायर होता जा रहा है, सो दैट देयर सम इज 120। तो देखिए यहाँ पे ए जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और जो रेशियो है वो भी क्या है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी 3 है। तो सम का, एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो सम हमको दे रखा है 120, कितनी टर्म्स लगेंगी वो निकालना है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो पहली टर्म 3 है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा आर की पावर एन यानी कि 3 की पावर एन, ये -1 और नीचे 3 - 1। तो ये 3 से ये कटेगा 40 बार। अब ये 3 में से एक जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 80। तो 3 की पावर n -1 हो जाएगा 80। तो 3 की पावर n यहाँ से आ जाएगा 81, ठीक है। तो 81 क्या होता है, 3 की पावर क्या होता है, ये 3 9 27 81, तो ये 3 की पावर 4 होता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करके 4 हो जाएगी। इफ द pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, then what is its mth term, ठीक है। तो देखिए pth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो pth टर्म हो जाएगी जो pth टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। जो नंबर ऑफ टर्म होगी, nth टर्म 10वीं टर्म होगी तो 10 - 1 होता है, उसी तरह pth टर्म है तो p - 1 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी pth टर्म होगी, qth टर्म जो हो जाएगी, अच्छा एक सेकंड, इफ pth टर्म ऑफ AP इज q, तो जो pth टर्म है उसकी वैल्यू हमको q दे रखी है। उसी तरह qth टर्म जो है उसकी वैल्यू p दे रखी है। pth टर्म जो है वो दे रखी है q, qth टर्म दे रखी है p, ठीक है। अब देखिए mth टर्म निकालना है, तो mth टर्म क्या हो जाएगी, mth टर्म हो जाएगी यहाँ पर हमारी a प्लस m - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, वो हमारे a या d नहीं दे रखा है उसमें कुछ भी, ठीक है। p और q के टर्म्स में दे रखा है, तो a और d की वैल्यू क्या है, हमें p और q के टर्म्स में निकालनी होगी। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ लिखते हैं। तो a कट जाएगा इससे, और इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो d कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा, ये p - 1 माइनस q प्लस 1, ठीक है, दोनों में ब्रैकेट में माइनस जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये q - p हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1 कटा, यहाँ पर p - q है, यहाँ q - p है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से कट जाएंगे -1 टाइम्स। p - q जो है वो इक्वल टू हो जाता है -1 इंटू q - p, ठीक है। इसलिए ये जब इससे कटेगा, ये जब इसके मल्टीप्लाई होता है तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई हमारी जब -1, ठीक है। d की वैल्यू -1 आ गई, तो इसमें किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे d की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू -1 रखते हैं तो q की वैल्यू आ जाएगी a प्लस, ये यहाँ पर -1 अगर रखेंगे तो ये अंदर जाएगा तो 1 - p हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 - p हो जाएगा, ठीक है। तो इससे a की वैल्यू निकल के आएगी हमारी क्या, ये p उस साइड आ जाएगा, तो p प्लस q - 1, ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a हो जाएगा p प्लस q - 1 और d है -1, इसको इसमें डालेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी p प्लस q - 1 प्लस m - 1 इंटू -1 है, ठीक है, d की वैल्यू -1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 - m हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ये -1 और ये +1 कैंसिल, p प्लस q माइनस m, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial. तो देखिए अगर इस तरीके से कोई ग्राफ बनाए
लाइन ऐसे जा रही है, तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई की पावर -35 जो है उसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो देखिए आई की पावर -35 है, तो ये हो जाएगा 1/i की पावर 35, ठीक है। तो 1/i की पावर 35, तो 1 को लिख सकते हैं हम i की पावर 4, i की पावर 4 1 होता है, तो इसकी कितनी भी पावर हम कर सकते हैं, तो हम 9 कर देंगे, ठीक है। 9 कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या होगा, i की पावर 36। अब ये 36 इसलिए किया ताकि हम क्या है इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 35 36 में से जाएगा तो ये हो जाएगा i की पावर 1 यानी i रह जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सॉल्व करके i आ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ जो था उसका मैस्कॉट का नाम बताना है। मिरेटोवा, जया द ब्लैक बक, सवज द एशियाटिक लायन या पैरी? तो इसका करेक्ट आंसर पैरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल का रीजनल डांस कौन सा है इसमें से? जत्रा, ख्याल, रौफ या मुंजरा? तो जत्रा जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द विनर ऑफ द मेन सिंगल इवेंट एट विंबलडन 2022? तो 2022 में विंबलडन किसने जीता है मेन सिंगल? तो ये इसके विनर हैं नोवाक जोकोविच। विच वेद मेंशंस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ योगा? तो योगा के बारे में किस वेद में मेंशन है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो योग के बारे में हमारा ऋग्वेद में मेंशन है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है तो ये किस स्टेट ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है? तो ये कर्नाटका ने किया है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स? तो डायमंड्स के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो डायमंड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 2022? तो 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सुशील चंद्रा, सुनील अरोरा, सुकुमार सेन या राजीव कुमार? तो राजीव कुमार इसका करेक्ट आंसर है। चाणक्य वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ? तो चाणक्य किसके कोर्ट में मिनिस्टर थे? बिंदुसार, अशोक, मेगस्थेनस या चंद्रगुप्त? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के कोर्ट में मिनिस्टर थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेम द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया बाय कैपेसिटी? तो कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का सबसे बड़ा कैपेसिटी के अंतर्गत? ठीक है, तारापुर, काकरापार, कायगा या कुडंकुलम? तो ये कुडंकुलम जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विद विच स्पोर्ट इज बेगम हजरत महल कप एसोसिएटेड? बेगम हजरत महल कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल? तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर है। विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? तो लाहौर से दिल्ली किस रूलर ने शिफ्ट की अपनी कैपिटल? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आरम शाह या गियासुद्दीन बलबन? तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विच रिवर वॉज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल? तो बंगाल का सौरो किसको कहा जाता है? गंगा, दामोदर रिवर, सरयू या कोसी? तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर। हु अमंग द फॉलोइंग आर्मी ऑफिसर्स हैज बिकम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन अप्रैल 2022? तो अप्रैल 2022 में आर्मी चीफ कौन बने हैं? एस महल, उपेंद्र द्विवेदी, राणा प्रताप कलिता या मनोज पांडे? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज पांडे। वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 8 सितंबर, 24 जून या 20 अगस्त? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 सितंबर। इन विच ईयर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल वॉज पास्ड? तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल कब पास हुआ? 2016, 2005, 2012 या 10? तो ये 2016 में पास हुआ है। लर्निंग विदाउट बर्डन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू? तो लर्निंग विदाउट बर्डन ये किससे रिलेटेड है? एनसीएफ 2005, एनपीई 1986, एनसीटीई या एनसीईआरटी? तो ये एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन डेटा ऑफ अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, टू हैव अ पीरियोडिक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, टू मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट्स
एंड वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स टू टेस्ट नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें से ऑप्शन देखते हैं अगर, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता picked a book from the library. She saw the title page, contents and flipped the pages to decide whether she wanted to borrow the book or not. तो गीता ने एक किताब उठाई और उसने उसके टाइटल देखा, कंटेंट देखा और कुछ पेज पलट के देखे और सोचा कि उसको लेना या नहीं, ये डिसाइड किया। विच रीडिंग टेक्निक इज गीता फॉलोइंग? उन्होंने किस टेक्निक का यूज किया है? इंटेंसिव, स्कैनिंग, स्किमिंग या एक्सटेंसिव? तो इसका करेक्ट आंसर है स्किमिंग। उन्होंने क्या है उसका ओवरव्यू जैसा ले लिया ऊपर ऊपर से पढ़ के, ठीक है। स्कैन करते हैं जब हम पूरी डिटेल्स देखते हैं उसकी, ठीक है। विच मेथड इज सुटेबल फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड या एक्टिविटी बेस्ड मेथड? तो एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए सबसे बेस्ट मेथड एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। अकॉर्डिंग टू WHO विच एज ग्रुप फॉल्स इन एडोलेसेंस? तो एडोलेसेंस की WHO के अकॉर्डिंग क्या एज ग्रुप है? 10 to 20, 13 to 19, 13 to 18 या फिर 10 to 19? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10 to 19, ठीक है। What do you call collections of student work representing a selection of performance? तो स्टूडेंट के वर्क का जो कलेक्शन होता है उनके परफॉर्मेंस का, उसको क्या कहते हैं हम? पोर्टफोलियो, डायरीज, असेसमेंट्स या रिकॉर्ड्स? तो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियोज। सेंट्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? तो सेंट्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी के एक ही एस्पेक्ट को देख पाते हैं, जैसे कि बच्चा कहता है कि ये हमारे पापा हैं, ये किसी के भाई कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट को बच्चा नहीं बना पाता है, तो यहाँ पर क्या है उसका लॉजिक अभी नहीं बना है, ठीक है। तो ये किस स्टेज की बात है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस? तो ये अर्ली चाइल्डहुड की बात है, लेटर चाइल्डहुड की में लॉजिक आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस में कोई दिक्कत है तो इसके ऊपर वीडियो बन रखा है, उसमें आप उसको आप चेकआउट जरूर कीजिए। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज? तो जब नई इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम फिट करते हैं बिना उसको मॉडिफाई किए, तो उसको क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड टू क्योर एस्टिग्मेटिज्म? तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, उसमें क्या है धुंधला नजर आता है, आपको ब्लर नजर आता है, ठीक है। तो इसके लिए किस तरह का लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस? तो इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। अगर आपने सिंगर्स किंग मूवी देखी होगी तो उसमें जावेद जाफरी का कैरेक्टर होता है, वो क्लाइमैक्स में वैसे ही पहन के आता है चश्मे, ठीक है। ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट? तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट क्या होता है? वैनिश हो जाता है, सेम रहता है, इंक्रीजेज हेविली, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है या थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग द लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड ऑन टॉल स्ट्रक्चर्स? द लाइटनिंग कंडक्टर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रॉड? तो रॉड के फॉर्म में होने चाहिए। तो लाइटनिंग के टाइम में देखे होगा हमने बिल्डिंग के ऊपर ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसके मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो रॉड के फॉर्म में होने चाहिए, किसी भी शेप में हो सकते हैं, गुड कंडक्टर होने चाहिए कॉपर के और उनके पॉइंटेड एजेस होने चाहिए। शुड बी मेड अ गुड कंडक्टर बट कैन बी ऑफ एनी शेप? कंडक्टर गुड होना चाहिए लेकिन शेप कोई भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन सी होगा। ऐसे कॉपर का बना होना चाहिए और ऐसे पॉइंटेड होने चाहिए वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड थर्मल इंसुलेशन? तो यहां पर देखिए थर्मल इंसुलेशन की बात हुई है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर या स्टील? तो ग्लास जो है वो अच्छा इंसुलेशन का काम करेगा, ये तो कंडक्टर होते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम जो है, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय? सेल का जो रेस्पिरेशन है ये कौन करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या गोल्गी बॉडीज? तो सेल का रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ साउंड वेव्स डज द अर्थक्वेक प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक्स? तो जब मेन शॉक आता है उससे पहले किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक से? तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, नेचुरल साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक साउंड वेव या नन ऑफ अबव? तो ये देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए आपने देखा हो कुछ जानवर को पहले ही पता, ऐसे कहा जाता है कि कुत्तों को पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि वो ये इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स सुन सकते हैं।
व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 100 की तरफ जाते हैं, या 5, 10, 15, 20 ये वाला जो है, तो ये क्या है, हमारा लिक्विड रहता है, 100 पे गैस हो जाता है, 0 से नीचे जाएंगे तो सॉलिड होता है। ठीक है, तो 0 जो होता है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है, क्योंकि 0 के बाद जो लेटेंट हिंट वाला फेज आता है तो उसमें क्या है, वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो 0 पर जो हमारा वाटर है वो सॉलिड या यानी कि वाटर या आइस दोनों हो सकता है। तो ध्यान ये रखना है 0 डिग्री पे सॉलिड लिक्विड दोनों होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो देखिए केमिकल चेंज हम जब बोलते हैं तब कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, कोई गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है इसमें खाली उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, जो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, वाटर का H2O ही रहने वाला है, फ्रीज हो जाए या लिक्विड में हो। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट पूछा है। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। तो शॉट मारा और थोड़ी देर के बाद अपने आप ही रुक गया। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, तो ये रुका क्यों है, बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने ज़्यादा हार्ड नहीं मारा बॉल को। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो वेलोसिटी जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ये रीजन है इसका। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, तो उसके मोशन को अपोज कर रही है एक फोर्स। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। तो देखिए बॉल जब जा रही होती है तो उसके अपोजिट फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए वो रुक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m r k एंड p। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मास हमको m दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट कर रखा है, और जो मोमेंटम है उसको p से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv²। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास तो हमें m दे रखा है, तो इनके बीच का रिलेशन बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पर v कहीं पे नहीं दे रखा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv इंटू वी। mv² को क्या लिख सकते हैं, v इंटू वी लिख सकते हैं। तो इस वाले mv की जगह हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया। अब देखिए इस v की वैल्यू हम यहाँ से क्या है, p और m की टर्म्स में निकाल लेंगे, तो v हो जाएगा p अपॉन m। ठीक है, तो k हो जाएगा हाफ p इंटू p अपॉन m। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें v नहीं दे रखा है, p, k और m ही दे रखा है। तो देखिए p की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा इधर p² और इधर आ जाएगा ये 2km। p² 2km है, तो p की वैल्यू हो जाएगी रूट में 2km। तो p इक्वल टू रूट 2km, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। तो रेड लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन ब्लू बना दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिक नेचर का है। तो बेसिक जो होते हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं उनका pH वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी 10 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What happens when a dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। तो आयरन फिलिंग्स के लिए आयरन हो जाएगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका रिएक्शन होगा। तो देखिए आयरन का क्या है, क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ये ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। फूड कैंस को टिन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं, क्यों, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज लाइट हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। तो देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो जो है फूड को जल्दी खराब कर देगा। ठीक है, रिएक्ट करके उसके साथ, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, हाँ, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए इसको नहीं लगाया जाता, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। जो कम रिएक्टिव होती है चीज़ उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है,
विट इन एंड नॉट विद जिंक, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको यूज़ नहीं किया जाएगा, इसलिए जिंक को यूज़ नहीं किया जाता। तो जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम किसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर, फूड, अमीनो एसिड या ऑक्सीजन। तो जाइलम प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, इनमें से सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा होगा? रबर, स्पॉन्ज, ग्लास या स्टील। तो देखने में लग रहा है रबर या स्पॉन्ज होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा स्टील होने वाला है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? कितना वो उस पर फोर्स लगाया जाए, ऐसे रॉड है तो इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं हम, कितनी ज़्यादा ये स्ट्रेच हो जाएगा फोर्स लगाने पे, ठीक है। तो स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है इनमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन हो जाएंगे, तो इसकी साइकिल बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये इससे ऐसे करके बन जाएगा। तो देखिए हर एक कार्बन जो है उसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बनने होते हैं, तो 2 तो बन चुके हैं, ठीक है। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको 2 और जरूरत है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। हर एक को 2-2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C4 और H कितने हैं? 8 हैं, तो C4H8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम ग्लास प्रिज्म में जब लाइट जाती है तो किसका होता है? तो आपने ये देखा होगा, ऐसे करके जाते हैं ये, तो इस तरीके से हमारे क्या है कलर्स पट जाते हैं 7 कलर्स में। तो इसको जाना तो ऐसे है, लेकिन ये डेविएट हो रहा है, लेकिन जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट होता है, वायलेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ लीस्ट पूछा है, सबसे कम, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड, ऑप्शन डी। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने पहली बार ये मॉक टेस्ट दिया है मेरे चैनल पर तो आप और भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ पर जाकर आप बाकी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। AES-PRT की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो डेली क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।